स्टोरी इस तरह एल्सा को दिखाते होती है। वो कहती है, मैं कंप्लीटली अलोन इस वास्ट मेंशन में। अलोन एकदम एक फर्नीचर के टुकड़े के जैसे जिसे रखकर सब लोग भूल गए हैं। और इस ठंडी जगह में जहाँ मुझे कोई नोटिस नहीं करता, मैं कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकती। यहाँ कोई जगह नहीं गर्म जहाँ मैं रह सकूँ। नो वे। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्सा अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ होते हैं। उन्होंने उसे पकड़ रखा होता है। वो कहती है, मैं नहीं कह सकती इन्हें, इतना लाउड है ये, क्या सोच रहे हैं। उसका हस्बैंड कहता है, डार्लिंग तुम्हारे बिना मैं बहुत टेरिबल फील करता हूँ। और ये चिंड्रल भी, उसके बच्चे उसे एकदम क्यूट से देखते हैं। एल्सा उन्हें देखते हैं और ब्लश करने लगते हो। कहती है, अच्छा तो ये जरूर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कोई, राइट। फिर हमें अ कपल सुमन पहले का सीन दिखाया जाए, द डचेस ऑफ सैरंगबर्ग। फिर हमें मैंसन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फैमिली डिनर कर रही होती है। एल्सा कहती है, अगर खाली सिस्टर। उसकी सिस्टर कहती है, कम ऑन सिस्टर। ये होती है कैरन, डॉटर डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ सोरेनबर्ग। और उसकी स्टेप मदर कहती है, बी केयरफुल। ये होती है डचेस क्लोडिया सोरेनबर्ग। फिर एल्सा दिखाई जाते हो, कहते मैं माफी मांगती हूँ, इसका नाम है एल्सा, डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ सोरेनबर्ग। उसका डैड ड्यूक वॉलेन सोरेनबर्ग वो कहता है, तो अपने आप को ग्रिप में लाओ, 1 महीने के अंदर तुम्हारी ग्रैंड ड्यूक एसबल के साथ शादी होगी। ये सुन एल्सा पूरी हैरान हो जाती है। वो कहती है, मैरिज? आपका मतलब क्या फादर? वो सोची थी, अगर मुझे याद है करेक्टली तो ग्रैंड ड्यूक एसबल जिन सालों से चल रही वॉर को एंड कर दिया बिटवीन एम्पायर ऑफ सेब्रेल एंड नेबरिंग किंगडम ऑफ सिल्बोआ। और लेकिन लोग उन्हें अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक जो कि वो एकदम वॉर से एकदम ऑब्सेस है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। और रूमर्स यहाँ तक है कि इवन उसने अपने भाई तक को मार दिया। आफ्टर ऑल वो एक वॉर लॉर्ड है, आ मैन जिसके अगल बगल टेरिफाइंग स्टोरीज घूमती रहती है। ये सुन एल्सा एकदम डरने लगती है और कहती है, और उस बंदे से मेरी शादी होने जा रही है। उसका फादर कहता है, तो ये चीज़ एम्परर ने डिसाइड करी है। जो ग्रेट डचेस हेड है वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी आगे, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि तुम्हारे एज और स्टेटस कैंडिडेट के लिए पूरी परफेक्ट है। ये सुन एल्सा कहते, तो ये चीज़ आप मुझसे कहना चाहिए। उसके डैड उसे देखता और कहता, एल्स तो इन दैट केस तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू कर देनी चाहिए। ये सुन वो एकदम हैरान होने की, फादर प्लीज़ रुकिए। इतने उसकी स्टेप मदर कहती, तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एल्सा को प्रिपेयर करने के लिए। उसका डैड कहता, तो सब कुछ हो गया है, अब मुझे और कोई वर्ड नहीं सुनना। एल्सा कहती, तुम। फिर इतने में उसकी बहन कहती है, फादर मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आपका क्या प्लान है। एल्सा खाना खाते हुए कहते, तो कैरन का बर्थडे मोर इम्पोर्टेंट है मेरी शादी से। और फिर उसका डैड, तो हाँ उसकी तैयारी एकदम सही चल रही है। और एल्सा कहती, तो इनके लिए मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्सा बीमार होती है। वो गेट खोल के बाहर जाती है जहाँ किसी सीजी की तैयारी हो रही होती है। वहाँ पे कहती है एक मेड से, मेड मुझे बताओ यहाँ क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है। उसकी मेड उसे देखते हुए कहती है, मिस मिस एल्सा यहाँ आज कैरन का बर्थडे है, क्या क्या आप भी हमें ज्वाइन करना चाहिए सेलिब्रेशन में। वहाँ एल्सा की तबीयत खराब होती है। वो अपने मन को शांत करती है और एकदम अपने ऊपर स्माइल लाते हुए, नहीं मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही, तो मैं इस टाइम अकेले में बिताना चाहूँगी। फिर मेड बात करते हैं, मिस एल्सा एंड मिस कैरन की मदर्स डिफरेंट है। जब मैं मिस एल्सा के बर्थडे के बारे में सोचती हूँ जो कि कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया गया, और उनकी मर्डर उन्हें पैदा करती कुछ समय बाद ही छोड़ के चली गई। और उनकी स्टेप मदर क्लोडिया वो उनके फादर की सेकंड वाइफ बन गई। और आफ्टर ईयर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो कि आप सिस्टर थी एल्सा की। फिर वो कहती है, इस समय मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही, ये इस मोमेंट ये क्या हो रही है, फादर एंड स्टेप मदर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं। तो उसकी बहन कहती है, ओह तो फिर हमें एक अच्छी सी पार्टी रखनी चाहिए। लेकिन सिस्टर तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, अब तुम एक ग्रैंड डचेस बनने वाली हो, है ना। पर तुम तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकती। एल्सा उसे देखती है। उसकी स्टेप मदर हंसते हुए कहती है, यस तुम जैसी एक एल्सा जो कि मैजिक में अच्छी नहीं है और सोशल इंटरेक्शन में भी नहीं, तो तुम चिंता मत करो। मैं होप करूंगी कि तुम ग्रैंड ड्यूक के हाउस में हमारी फैमिली को एम्ब्रेस ना करो। ये सब सुन उसका फादर कहता है, तो मुझे सोचने दो क्यों ना हम कैरन की शादी ड्यूक से करा दे। ये सुन दोनों माँ बेटी एकदम गुस्सा में लगती है। कैरन कहते, नहीं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी एक रिमोट प्लेस में
जहाँ खाली स्नो ही स्नो। उसकी मदर भी कहती है, हाँ मैं इस चीज़ के स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती हूँ। मैं अपनी प्रीशियस डॉटर को एक बारबेरियन को कभी नहीं सौंपूंगी। ये सुन एल्सा कहती है, कैरन इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कैरन कहती, तो अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा तो फिर हम तो एक सोसाइटी के लिए एकदम हंसी का पात्र बन जाएंगे, है ना। और फिर ओली कहती है, और ये भी मेरी गलती होगी, है ना। इतने में उसकी स्टेप मदर कहती है, तो हमें ये करना ही नहीं चाहिए, है ना। ये शादी के लिए ऐसे एकदम परफेक्टली मैच होगी। उसका डैड कुछ सोचता है। ऐसा कहती है कि मैं ऐसी शांत रही। फिर वो अपना गिलास नीचे रखते कहते हैं, मैं इस शादी से एग्री हूँ। मैं ग्रैंड ड्यूक के साथ शादी करूंगी, चाहे ये सेमफुल क्यों ना हो। चाहे ये हमारी फैमिली के लिए नहीं, मैं ये पूरे एम्पायर के लिए करूंगी। तो आप ये सब भूल जाइए, और जो आप मेरे लिए इतने सारे होम ट्यूटर्स ले रहे हैं वो सब आप कैरन को दे दीजिए। वैसे भी तो जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती थी आपने वो सेक्रीफाइस कर कैरन को ही दे दिया है। और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है आप अपनी प्रीशियस कैरन को बचाना चाहते हो, है ना, उस एम्पर का नाम लेके। तो आप मुझे यूज़ कर रहे हो आपके अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। सुन उसकी शर्मदे कहते हैं, तो तुम हिम्मत कर दियो अपने फादर के डिसीजन में क्वेश्चन करने का। वो उठते हुए कहती, नहीं मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रही, मैं खाली फैक्ट बता रही, और ये ज़्यादा केयर की बात नहीं है। तो अब मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तो अब मुझे खाली एक चीज़ कहनी है, अगर आपका प्लान हो जाए ख़त्म करने का तो मुझे बताइएगा। तो क्यों नहीं, आप मेरी हेल्प करती है अच्छे से, तो अच्छे से आप मुझे प्रिपेयर करने की और परफेक्ट मैरिज लाइफ जीने की सलाह दीजिएगा। फिर हमें महीने के बाद दिखाया जाता है जहाँ से एक कैरेज जा रहा होता है, उसके अंदर एल्सा बैठी होती है। वो कहती है, मैं सब कुछ नहीं कह पाई परफेक्टली, लेकिन एटलीस्ट ये टाइम का मिल गया मुझे प्रिपेयर होने के लिए। फिर आगे एक मेड रो रही होती है। एल्सा कहती है, मार्सिया तुम रो मत, तुम्हारा थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। वो कहती है, माय लेडी। एल्सा कहती है, मैं मार्सिया को अच्छे से फेयरवेल भी नहीं दे पाई। ये उन ट्रस्टेड मेड में से आती है जो कि मेरा ख्याल रखती थी, और इसने मेरी हमेशा हेल्प करी। और अब मैं एक मैन को बेची जा रही हूँ जो कि वॉर से ऑब्सेस है। ये सब सुन वो एकदम डरने लगते हुए कहती है, उससे भी ज़्यादा मैं इतना सोच रही हूँ कि ये मैं एंसियस हो गई हूँ अब। लेकिन अपना घर छोड़ के जाना ये बहुत अच्छा प्लान था, जहाँ पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं। में भी अब मैं एक अच्छी गुड लाइफ बिल्ड करूँगी। फिर वो कैरिज से उतरती है, वहाँ पे उसे एक बटलर आए कहता है वेलकम। वो उसे देखता है और एकदम बच्चों जैसा मुंह बनाता है। ऐसा होते देखती है और कहती है, यहाँ बहुत सारी स्नो है ना, आज से मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। फिर वहाँ से कैरिज चला जाता है। वो कहते हैं, तो वो कहाँ है। इतने में दो बच्चे पीछे आते कहते हैं, तुम कौन हो। एल्सा पीछे देखती है। वो दोनों बच्चे उसे देखते हैं और कहते नहीं नहीं। एल्सा उन्हें देख के हैरान हो जाती है। वो कहते हैं, हमने तो नहीं सुना हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक की शादी होने वाली। वो आके गेट को एकदम घेर लेता कहता है, और इवन इफ अगर तुम जैसी कोई लड़की जो कि हमें अच्छी नहीं लगी तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा अभी। फिर वो कहते हैं, ये सोच क्या रहे कि मैं उसकी वर्दी नहीं हूँ। वो कहते हैं, तुम खाली एक फ्रॉड हो, तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, मैं यहाँ इतनी दूर से आई इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करके, और तुम। वो कहते हैं, ये बच्चे हैं किसके। चैप्टर की सुबह एल्सा को दिखाते होते जो एकदम डरते गए, नहीं हमें एक दूसरे को ऐसे जज करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो शांत हो जाओ, और ऐसे इतने डेंजरस मैजिक यूज मत करो, अभी स्टॉप कर दो। वहां से बड़ा भाई और छोटा भाई कहता है, क्या तुम इस लेवल के मैजिक से भी डर गए। फिर वो अपना मैजिक अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या तुम सच में खाली एक कॉमनर हो जो मैजिक के लिए इनकैपेबल है। और मुझे एक चीज़ बताओ, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम एरिस्टोक्रेट की वाइफ बन जाओगे, हे जाइन दी ग्रैंड ड्यूक। वो उसे देखती है तो डरती हुई कहती है, हाँ तुमने सही गैस करा, मैं मैजिक में इतनी अच्छी नहीं हूँ। वो दोनों बच्चे भी उसे हैरानी से देखते हैं। फिर वो डरते हुए कहती है, लेकिन हाँ मैं एक ट्रूली ब्राइड हूँ और मैं ल्यूक की डॉटर हूँ। वो पीछे बच्चा रो रहा होता है, उसका बड़ा भाई उसे देख रहा होता है। और फिर वो कहती है, हाँ पर मैं कॉमनर नहीं हूँ। वो कहती है, और तुम मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन। वो बच्चे कहते हैं, क्या। इतने में वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे बारे में। पीछे बटलर आए कहता है, ये चिल्ड्रंस हिज हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक के है, मिस्टर विल्बर्ट एंड मिस्टर ह्यूज। हम इससे बड़ा भाई और छोटा भाई बोलेंगे। वो कहता है, करंटली इनकी हिज हाइनेस ने
गार्डियनशिप ले रखी है। वो सोची थी अगर मुझे करेक्टली याद है, जो फॉर्मर ड्यूक थे, जो एल्डर ब्रदर थे करंट ग्रैंड ड्यूक के, उन्होंने अपने बड़े भाई के बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। पर कैसे? मैंने खुद को इतनी चीज बुलाने के लिए कैसे मना लिया, मुझे ये याद क्यों नहीं था। फिर वो कहती है तो इसका मतलब मैं इन बच्चों की एक अडॉप्टिव मदर हूँ। इतने में बच्चा अपना मैजिक चला देता है। वो कहता है डैम। एल्सा के गाल पे कट लग जाता है। वो भी ये देख हैरान हो जाता है। और फिर पहले उसे कुछ पता नहीं होता क्या हुआ। फिर वो अपने आप को लाती है, उसमें वो देखती है, उससे पता चलता है उसके गाल पे कट लगी। वो एकदम चिल्लाती है ही। वो बच्चे भी एकदम डर रहे होते हैं। वो कहती है ये लोग मुझसे ज्यादा सरप्राइज क्यों, चोट तो मुझे लगी है, इनकी गलती है, सब फिर भी इतना डर रहे हैं। वो उसे देखते हैं, पीछे वो छोटा वाला भाई रो रहा होता है और बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को बचा रहा होता है। ऐसा कहते तो एल्डर ब्रदर अपने यंगर वन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, उसे लेकर चिंता में है। पर इनकी क्यूटनेस किसी भी कोइन को रोने के लिए बहुत है। फिर वो उन्हें देखते अपनी मुट्ठी बीच चुके, फिर उनके पास जाके बैठते कहते हैं सब कुछ भूल जाओ अगर मैं तुम्हें डरा दिया हो। और बड़ा भाई उसे देखता है और फिर वो एकदम एल्सा हंसते हुए मुंह बनाते कि तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो माय नेम इज़ एल्सा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? वो दोनों भाई उसे देखते हैं। बड़ा वाले कहता है मेरा नाम बर्ट है और मेरे छोटे वाले भाई का नाम ह्यूज है। वो कहते ठीक है मैं समझ गई, मिस्टर विल्बर्ट एंड ह्यूज। फिर वो कहते तो तुम्हें चिंता लेनी है, कोई बात नहीं है, ये खाली एक छोटा सा स्क्रैच है। वो बड़ा वाला भाई ऐसा हाथ बोल देता है नहीं। वो उसे देखती है। वो कहता है ऑलराइट ठीक है, फिर उसका हाथ छोड़ता है और फिर वो बटलर को देखता है और कहता है सॉरी फॉर, तो तुम हमारे पीछे तक हमें फॉलो करो। वो कहते हैं इसकी कोई हमें मुझे कन्वर्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं थैंक यू। पर पीछे बटलर कहती है यस मिस्टर बटलर, मिस्टर विल्बर्ट। वो कहता है मिस एल्सा, आपको उनके पीछे जाना चाहिए और मुझे माफ़ कीजिएगा वेट कराने के लिए। फिर हमें एल्सा दिखाई जाती है जिसका पूरी मरम्मत कर दी गई थी और वो एकदम खुद को देखते हुए कहती है यहाँ कोई चांस नहीं, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो बटलर कहता है तो आपको ज़रूर यहाँ प्लेस में आके अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो मिस्टर विल्बर्ट है वो फिजिकली वीक है। इवन एक छोटे स्क्रैच जो आपको लगा, और मैंने उनसे झूठ बोला कि आप बेड में हैं, क्योंकि आप उनकी एक छोटी सी पेशेंट है। क्यों? क्योंकि मिस्टर विल्बर्ट के पीस के लिए, क्योंकि वो दिन भर बहुत काम करते हैं, आपको पता नहीं है। फिर वो कहते लेकिन कैसे? वो कहते ये चिल्ड्रन जिन्होंने अपनी बहुत छोटी एज में अपने पेरेंट्स खो दिए और उनके अंकल ने इनकी गार्डियनशिप ले ली, एक मैन जिसको लोग वॉल लॉर्ड के नाम से कहते हैं। फिर वो खुद को देखती है और वो बटलर दोबारा उससे अपोलोजाइज करके कहता है मुझे दोबारा एक बार के लिए माफ़ कीजिएगा इनकन्वीनियंस होने के लिए। वो कहता है मैं प्लान बना रहा हूँ बॉयज़ को सब कुछ बताने के लिए, जैसे ही ड्यूक अपने एक्सपीडिशन से वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। पता नहीं कैसे जो फीडनेस है वो ब्राइड को बहुत जल्दी छोड़ गए। हमने सोचा था वो साल की शुरुआत तक आएगी। वो कहती क्या, बिगनिंग ऑफ द ईयर? फिर वो कहती है और मैंने इतना मेहनत करी इतनी जल्दी आने के लिए और मुझे ये मिला। वो कहती है फिर बटलर मुझे क्लियरली बताओ क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? बटलर कहता है नो, ये खाली मेरी गलती है, तो प्लीज़ मैं आपसे डीपली सॉरी मांगता हूँ। वो कहती है मुझे मैरिज के लिए पुश करा गया, तो ऑल राइट, तुम बुरा मत मानो, तो मुझे ये बताओ ग्रैंड ड्यूक वापस कब आएंगे? बटलर उसे देखता है और कहता है ग्रैंड ड्यूक, उनका ओरिजिनल प्लान लास्ट वीक तक रिटर्न आने का था, लेकिन मुझे उनका रिसेंटली उनका लेटर रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि उन्हें रिटर्न आने का जो शेड्यूल है उसे बदलना होगा और मुझे अब तक खाली इतना ही पता है। ये सुन एल्सा पूरे हैरान हो जाते, कहते क्या वो बंदा क्या कर रहा है, उसे दो बॉयज को भी बड़ा करना है, उसे पता नहीं है क्या? वो कहता है यस आप सही है, डॉग इन दोनों के बारे में बहुत चिंता करते हैं और वो घर बहुत रेयरली होते हैं, उन्हें इनकी बहुत चिंता होती है। लेकिन जब से वॉर एंड हुई है उसके बाद बॉर्डर में फॉर्मर ऑस्ट्रेल किंगडम वो अनस्टेबल सा हो गया है। फिर वो कहता है उनकी मदर वो बीमार है करंटली, उन्हें रिकवर होने के लिए हमने
मैंसर में रखा है जहाँ वार्म क्लाइमेट है। वो कहते लेकिन कैसे? वो कहता है लेकिन जब वो अपने बच्चों को वास मैंसन में छोड़ के गए, फिर वो कहती अच्छा ये क्या? फिर वो सोची थी तो ये खाली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम सब हमारे अंदर, अब से हम एक फैमिली है तो हम एक फैमिली की तरह रहनी चाहिए। फिर वो बड़े भाई के पास चले जाते हैं और कहते हैं तो हम पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वो कहता है बुबन तुम तो नो नीड, तुम यहाँ से चलो जाओ, मुझे चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, और काम डाउन और अपना आराम से टाइम लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो, अंटिल जब सहेज द ग्रैंड ड्यूक रिटर्न नहीं आ जाए। वो उसे देखते हैं, पीछे उसको छोटा भाई देख रहा होता है, वो पीछे मुड़ के देखते इतने वो चला गया होता है। वो कहती है तो जैसा मैंने एक्सट्रैक्ट करा था, ये इसका रेस्टोरेंट एकदम रूड होगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी इतनी आसानी से। फिर हमें मेंशन दिखाया जाता है। फिर वो मेट से पूछ रही होती है तो मुझे बताओ इन चिल्ड्रन अरे यार क्या है? वो कहते हैं इन बच्चों का शेड्यूल बहुत टाइट है। वो हर मेट से पूछती है, उनका पीछा करती है और कहती है ये एकदम हर जगह बिजी रहते हैं, खाने से लेकर काम करने तक। फिर वो कहती है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मुझे अवॉइड कर रहे। वो अपने सपनों में देखते, वो अपने इमेजिनेशन में देखती है कि वो एक भेड़िया है और वो दोनों एक खरगोश। और वो कहते हैं अगर मैं कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेती इन बच्चों के लिए तो हमारी दिक्कत एकदम सॉल्व हो जाती है। पर दूसरे वर्ड में इनके साथ टाइम में बिताना इस मैंसन में इतना ईजी नहीं होगा। मुझे एक अच्छा प्लान बना के उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं करूँ क्या यहाँ? ये तो मुझे अवॉइड कर दे। फिर वो मेट कहती है क्या आप मिस्टर विल्वर्ट की फेवरेट डिश जानना चाहती है? अगर मुझे पर पता नहीं है। वो कहते हैं मिस्टर विल्वर्ट वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटिंग पर्सन है, उन्हें खाने पे वो अपनी आंखें बंद कर लो, जो मुझे वो खा लेते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहते कि मुझे ये नहीं खाना। और मिस्टर ह्यूज उन्हें तो जो दे दो वो खा लेते हैं। वो उनका हमें कुछ नहीं पता कि उनकी सबसे फेवरेट डिश क्या, उन्होंने आज तक कुछ बोला ही नहीं। वो कहते हैं लेकिन ऑल्सो मिस्टर ह्यूज, वो कहते हैं जो लोग थोड़ा हिचके आते हैं और कहते हैं वो दोनों ही खाने के लिए थोड़े अजीब से है, समसी एल्स ऐसी कुछ। वो कहते हैं मैंने हर किसी से मैंने पूछ लिया पर यहाँ किसी को नहीं पता। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाए उन बच्चों को क्या अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है इस मेंशन में सब लोग ऐसी कोर्टियस है। फिर इसके पीछे एक मेड आता कहे तो वो सोचती है तो यहाँ मुझे कुछ पता नहीं चला, यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। पीछे से एक बंदा है कहता तो कैरेट केक। वो ये सुन एकदम डर जाती है। फिर वो अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन करते हैं जो सर्वेंट जो इस हाउस में रहते हैं वो कितने एबनॉर्मल है, वो ह्यूमन मेजर से एकदम अलग ही है। आफ्टर ऑल ये एक वॉरलॉर्ड का घर है तो यहाँ तो ऐसा होना ही था। फिर वो पीछे आके कहता है मुझे जहाँ तक लास्ट टाइम रिमेम्बर है, जो क्या कहते हैं उसे, जो बड़ा भाई है उसे कैरेट केक खाने का बहुत पसंद है। वो मीट कहते हैं एग्जैक्टली, लेकिन माय लेडी पर जैसे ही उनके फादर मरे उन बच्चों ने अपनी डिजायर दिखाना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि नो मैटर उन्होंने आखिरी बार कैरेट केक कब खाया था, लेकिन कैसे। फिर हमें वो बड़ा भाई दिखा जाए कर डैम इट। उसके बाद एल्सा आते हुए कहती है तो तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते? वो कहता है मेरे को कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। वो कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो क्या? स्टिल तुम एक चाइल्ड हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और रिलैक्स हो जाओ। फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ खींचते हुए कहता है दूर हो, स्टॉप, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे तुम जैसे किसी से बात नहीं करा, तुम्हें पता नहीं है मुझे ग्रैंड ड्यूक बनना है एक दिन, तो मुझे अपने गोल्स को अचीव करना होगा स्टडी करके। और तुम जैसी लेडी लेजी गर्ल जो एक मैजिक तक यूज नहीं कर सकती उसके साथ मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा? ये सुन एल्सा के दिल को बहुत पर ठेस पहुंचती है। वो वहां से चली जाती है। वो सोचे तो फाइनली तुमने गिव अप कर ही दिया, आफ्टर ऑल ये कल भी दूसरों की जैसी ही है। फिर वो दोबारा से आती है और कैरेट केक लेके आती है और कहती है मुझे माफ़ करना वेट करानी हो। कहता है तुम दोबारा आ गई। फिर उसके सामने कैरेट केक रख देती है। वो कहता है कैरेट केक, इसका मतलब क्या है? फिर वो उसे देखता है, उसकी खुशबू लेता है, उसे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कहते हैं तो तुम एक बाइट निकालना चाहोगे? वो उसे देखता है और एक बाइट उठा के खाने लगता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो बड़ा भाई होता है उसने कैरेट केक खा लिया होता है।
एल्सा देख के बहुत खुश हो रही होती है। वो कहती है इसने खा लिया। और और उसका रिएक्शन भी कितना बढ़िया आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसे देखती है और वो एक और पीस उठा के खाता है और फिर उठा के खाता है और फिर उठा के खाता जाता है और वो एकदम ब्लश करने लगता है। वो कहते हैं तो तुम्हें रिलीफ मिला? मैं डर रही थी कि तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहता है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। फिर वो अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है मैं खाली थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था। वो फिर एकदम क्यूट सा मुंह बनाते कि तो तुमने कोई चीज नोटिस करी? फिर वो कहता है क्या तुम्हारी फेस को क्या हो गया? वो कहता है सब कुछ तो सही है। आफ्टर ऑल कैरेट केक ये बहुत लवली और डिलीशियस है ना? क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट का ही नहीं है, लेकिन ये वेस्ट रीजन की रेसिपी है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं लूसोवॉइड रीजन की रेसिपी यूज करूँगी। वो कहता है लूसोवॉइड, आई गेस ये तो हमारा बॉर्डर एरिया है लूनामोन, है ना? तो तुमने ये अननोन रेसिपी यूज डिसाइड क्यों करी? फिर वो कहते हैं बिकॉज ये क्लारा का बर्थ प्लेस है। वो ये सुन कहता है मदर, हाँ तो तुम्हारा कुछ गुड मेमोरी है तुम्हारे माइंड में? वो कहता है नॉट एट ऑल। फिर वो कहता है मेरी मदर बहुत ड्राई केक बनाती थी, थोड़ा सा वो अच्छा स्वाद करता पर वो एक अच्छी कुक नहीं थी। फिर ऐसा कहते क्या ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? फिर वो बताती है इवन थॉट मेरी जो मदर थी बहुत रेयरली कुक करती थी। समटाइम वो बेक करने का डिलीशियस केक बहुत ट्राई करती थी, लेकिन फिर ऐसा कहते तो वो जरूर तुम्हारी परवाह करती होगी विल्बर्ट। फिर वो वहाँ बैठ जाता है और कुछ सोचता है और फिर चिढ़ाता कहता है क्या तुमने इतना डिलीशियस केक क्यों बनाया? वो हैरान होकर कहती क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये विंटर का मौसम नहीं चल रहा? विंटर कैरेट वो स्वीट और स्वीट होते हैं और वाई और ये साल हार्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ के इस टाइम कैरेट बहुत समय तक चलते हैं। वो कहते हैं विंटर कैरेट, क्या तुम एक ड्यूक की डॉटर नहीं हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकती, पर तुम इतना डिलीशियस ट्रीट और इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट से केक बना सकते हो? अब मुझे ये बताओ तुम्हें ऐसी स्किल कहाँ से मिली, कहाँ से ही? वो कहता है मैं एक दिन ग्रैंड ड्यूक बनूंगा और तुम मुझे बच्चों की जैसे ट्रीट मत करो। एल्सा उसे देखती है और फिर वो बताती मेरी मदर मुझे पैदा करते ही मर गई, पर मेरे पास भी कोई मेमोरीज नहीं है। फिर वो उसे देखता हुआ कहता है तो फिर तुम्हारा ख्याल किसने रखा? वो कहती है मेरी मदर को रिप्लेस कर दिया गया मेरी हाउसकीपर मार्सिया से, जो कि मेरी मदर्स की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। उसने मुझे मेरी मॉम के बारे में बहुत चीज़ें बताई और उनसे मुझे कुछ मेमोरीज मिली और कुछ खाने के बारे में। मैंने उनसे ही कैरेट केक बनाना सीखा। और वो कहता है मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम झूठ नहीं कह रही, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें सारे काम अपनी फैमिली के सर्वेंट में छोड़ देने चाहिए। वो कहते हैं उनके पास बहुत सारे डांस कोर्सेज है, तो मैं नहीं चाहती कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो मैंने अपनी सेल्फिश विशेस के लिए उन्हें परेशान करना सही नहीं समझा। वो कहते लेकिन मेरे पे लॉट ऑफ फ्री टाइम था, क्योंकि जो मेरे ट्यूटर्स थे वो मेरी छोटी बहन को दे दिया गया। फिर बड़ा भाई कहते तो इसीलिए तो मैजिक यूज नहीं कर पाती। वो कहते लेकिन ये वो चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक था मेरी जैसी यंग लेडी। वो कहती है इवन इफ मेरे पास थोड़ा सा टाइम था पीएस और उनके साथ खेलने के लिए। वो कहता है ये कितना टेरिफल है, उन्हें तुम्हें कैसे ट्रीट करा? वो कहती है मैं ट्राई कर रही हूँ इससे पॉजिटिव लेने का, पर ये तो फिर कहता है इन द एंड तो तुम स्टिल तुम्हारे पास अच्छी मेमोरी तो है, तो मुझे माफ़ करना। वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस ब्लश करते कहता तो क्या तुम मेरे लिए दोबारा से केक बनाओगी? ये सुन एल्सा का एकदम क्या कहते हैं एकदम क्यूट रिएक्शन आता है। फिर वो कहता है क्या तुम क्या सोच रहे हो? मेरा ऐसा कोई रॉन्ग आइडिया नहीं, मैं खाली अपने छोटे भाई को भी खिलाना चाहता हूँ। वो कैसे ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कैसे ग्रिल करते हैं, तो अब हम मीटो वेजिटेबल बनाए कोयले में। वो कहता है अब तुम चुप हो जाओ। ओके थैंक टू दिस इस लिटिल लॉर्ड के साथ मेरी कुछ दोस्ती तो हुई। फिर वो क्या कहते हैं
जा रहे होते हैं मैंसन से, इतना नहीं जाऊंगा मैं। वो उससे कहते हैं लॉर्ड वेलवर्ट गुड मॉर्निंग। वो बंदा उसे इग्नोर करके ही चले जाता है, उसकी आत्मा मतलब उसके शरीर छोड़ जाए, क्या इसने मुझे इग्नोर करा। फिर वो कहती है उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब भी उससे मिलने जाती वो मुझे हर एकदम अवॉइड कर देता। वो कहती है कि ही मेरी किस्मत से दोबारा, मुझे तो खाली एक फैमिली चाहिए थी। फिर वो कहीं जा रही होती है, उससे आवाज आती है क्या ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फिर गेट के पास जाते हुए कहती है क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं विलवर्ड क्या वो उन छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। हमें दिखाया जाता है वो नीचे स्वॉर्ड मैन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो गेट खोले कहती है तो यार कुछ करने को नहीं है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे देख ही लेती हूँ। वो अंदर देखती है, अंदर छोटे वाले भाई का जो ट्यूटर होता है वो कहता है क्या तुम कुछ भी कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए। वो छोटा वाला भाई एकदम से देख के डरने लगता है। एल्सा उसे देखती है, वो उस पर कहता है तो मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी और तुम्हें एकदम छोटे बच्चे के जैसे सिखा दिया थी, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम एक लो लेवल का मैजिक तक यूज नहीं कर पा रहे, कि तुम आइसबल फैमिली से नहीं हो जो कि कुछ भी कर सकती है पर तुम कुछ नहीं सीख पा रहे। वो बच्चा वहीं पे बैठ के रोने लगता है। वो कहता है ये बहुत हार्ड है कि तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना, तुम तो फ्यूचर के हेडिंग टुवर्ड बनने वाले, तो अगर तुम एक छोटी अपोलोजाइज भी नहीं कर सकते तो तुम्हारी ये छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी बन जाएगी। इससे तुम तो ना सीख पा रहे हो ना तुम्हें ये पता है कि अपोलोजाइज कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिकली तुमने अपने सारे सोशल स्किल्स लॉस्ट कर दिए। एल्सा उसे देखते हुए कहती है वो बात नहीं कर सकता। वो कहते हैं यू प्रोबेबली स्टिल, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करो, लेकिन थ्रू आउट ये पूरा एंटायर एम्पायर एंड ग्रैंड डचेस वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हारी फैमिली अरिस्टोक्रेट ने उनसे प्रॉमिस कर रखा है। तो इस रेट में क्या तुम एक डिसग्रेस नहीं बन जाओगे इस फैमिली के लिए। मेरे हिसाब से तुम्हें टीच करना एक लेसन, तो मुझे अपने हाथों को डर्टी करना ही होगा। वो ऐसा कहती है मैं ये बिलीव नहीं कर सकती एक बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो ये एक बच्चे को जो बोल नहीं सकता उसके ऐसा कर रहा है यूज, वो भी एक छोटा सा बच्चा है। फिर वो कहते ही नहीं। फिर वो देखते हैं अगर एक स्ट्रेंजर अंदर कदम रखता है तो ये और प्रॉब्लम करेगा। दिखाया जाता है वो ट्यूटर छोटे वाले भाई का खिलौना ले देता है और कहता है तो अब मैं ध्यान से सुनना। वो अपने खिलौना लेना चाहता है, वो रो रहा होता है। वो कहता है ये तुम्हें एक नोवेल पे सूटेबल नहीं करता कि तुम एक टॉय के साथ खेलो। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे रो रहा होता है। हम देखते हैं एल्सा कहते हैं मैं यहाँ ही एकदम खड़ी होके देख नहीं सकती ये सब। फिर वो अंदर रूम में जाती है और उसका पेट लेते हुए कहती है तो पेरेंट्स ये जरूरी नहीं है कि उनका टैलेंट उनके बच्चों को ही मिले। वो कहते हैं लॉज ह्यूज वो एक लिटिल चाइल्ड है जो अभी सीख रहे हैं, उनको तो अपना एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेस करना नहीं आता अभी तक। ऑफ कोर्स वो अपना हार्ड कर रहे हैं सीखने के लिए मैजिक इमीडिएटली। तो इस कंट्री में तुम उसे ब्लेम कर रहे हो जो कि इनकॉम्पिटेंट है, पर इसकी लर्निंग प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हें पता है। वो कहता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है क्या। वो कहते यू आर नॉट वर्दी, तुम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। फिर वो कहते गेट आउट हियर, अभी जाओ यहाँ से। वो कहता है तो ये चीज़ थी जो मैं कर सकती थी यहाँ। वो कहता है मैं नहीं समझ पा रहा कुछ भी कि तुम हमारे लेसन को इतना खराब क्यों कर रही हो, और तुम हो को एनीवेज, क्या तुम कोई स्ट्रेंजर हो, तो अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। वो उसे उसका टॉय देते हुए कहते हैं मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। वो कहता है तो कौन। वो कहती है बिकॉज आई एम द ग्रैंड डचेस एंड द मदर ऑफ दिस चिल्ड्रन। फिर हमें दिखाते हैं पीछे से कोई आ जाता है, वो दोनों पीछे देखते हैं, पीछे क्या है ग्रैंड ड्यूक आ गया होता है। ये जॉइन द ग्रैंड ड्यूक, आप आ गए। एल्सा पीछे देखती है, हम देखते हैं एल्सा पीछे देखते पीछे ग्रैंड ड्यूक आ जाता है। वो कहती है ग्रैंड ड्यूक मेरा मतलब क्या, इससे पता चल गया सब कुछ मेरे बारे में। वो एकदम कंफ्यूज होती है। वो कहता है तुम कौन हो। वो एकदम डरने लगती है, कहती है मैं इतने में पीछे टूर रखा है, मैं पर्सनली किंग के द्वारा भेजा गया हूँ यहाँ पे लिटिल लिटिल ड्यूक को सिखाने के लिए। मैं ग्रेट एम्पायर सैंड्रिच से आया हूँ एज ए ट्यूटर फॉर यूज। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। फिर वो कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर एल्सा डरते डरते कहती है मैं भी यहाँ मैजिस्ट्री के ऑर्डर से आई हूँ।
और मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या आंसर दूँ यहाँ। फिर वो कहता है तो हमें यहाँ बात करनी होगी। तो वो कहती है तो ग्रैंड ड्यूक, तो उससे पता है हमारे ब्रोकर के बारे में, अगर वो करता है तो ये कैसे जाएगा फिर। वो कहती है मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। फिर कहती है कौन, बोलो कुछ बोलो, तुम बोलो। इतने अपना हाथ खड़ा करके मेरा नाम एल्सा है। वो उसे देखता है, वो एकदम एम्ब्रेस हो जाती है। फिर पूरे रूम में कुछ टाइम के लिए एकदम शांति। फिर कोई कहता है द ग्रैंड ड्यूक, पीछे से बड़ा वाला लड़का आता है, वो कहता है वेलकम होम। ये होती है तमीज। उसे देखता है, कहता है डियर। वो देखती है और वो एल्सा वो देखता है, फिर कहता है वेल डन। फिर एल्सा डरने लगती है, वो पीछे उसकी तरफ देखती है। वो बंदा उसे देख के शर्मा के अपना मुंह मोड़ लेता है। वो कहती है तो यहाँ सब कुछ खत्म। फिर वो ड्यूक को देखती है, ड्यूक एकदम गुस्सा करने लगता है। वो कहते हैं तो अब मैं कुछ ज़्यादा सस्पिशियस हो रही हूँ, है ना। फिर रूम में दोबारा से ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। फिर वो कहते तो अब मैं क्या करूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो छोटे वाले लड़के को देखती है, वो भी डर के खुद को पकड़ रहा होता है। कहता है राइट। तो फिर वो कहते तो अब मैं डिसाइड कर लिया, अब मैं आगे स्टेप लूंगी, तो अब मेरे में कोई जगह नहीं है डरने के लिए। फिर वो ड्यूक को देखती है, ड्यूक भी उसे देखता है और फिर ग्रेट करते कहते तो ये हमारी पहली मीटिंग है, तो मैं मैजिस्ट्री के ऑर्डर से आपके यहाँ वाइफ बनने के लिए आई हूँ योर हाइनेस। मेरा नाम एल्सा है एंड आई एम दी डॉटर ऑफ ड्यूक वेलन सोरनबर्ग। वो कहता है तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि हमें तुम्हें मेरी वाइफ बनने के लिए फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है, तो अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मैं समझ सकती हूँ सब कुछ परफेक्टली, लेकिन ये रिजल्ट है एक स्पेसिफिक सिचुएशन का। वो कहता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन। वो कहती है हाँ, ये ट्यूटर जो कि छोटा लड़का है उसे इन अप्रोप्रिएट मैनर से बात कर रहा था। उसके रिजल्ट में वो एकदम ओपन एग्रेसिवली लॉर्ड ह्यूज को डांट रहा था। छोटा वाला भाई, वो बड़ा वाला भाई और ड्यूक उससे देखते हैं। वो कहता है क्या, मोर ओवर मैं वो ट्राई कर रहा था यंग लॉर्ड के एक्सपेंसिव शौक टॉय को बर्बाद करने का, तो इसके प्रेजेंट है मैंने अपने आप को ग्रैंड ड्यूक की जगह रख के उन्हें रोका। तो फिर वो देखता है उस छोटा वाली जगह, छोटा वाला उसकी तरफ उंगली करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो टूट कहता है मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर ग्रैंड ड्यूक उसे देखता है, वो कहता है योर हाइनेस ये खाली एक गलती है, ये यंग लॉर्ड अभी बहुत छोटे है और लैक मैच्योर है, तो इसलिए मैं थोड़ा एंग्री हो गया इनमें, और ये मेरी स्ट्रिक्ट डिमांड थी। फिर अचानक से ड्यूक पूरे कमरे में बर्फ जमा देता है। एल्सा पूरे वहाँ देखती है, वो छोटे वाले बच्चे के पास से खड़ा होता है और कहता है तो तुम क्या कहने की ट्राई कर रहे हो। वो कहता है इतने में उसका पैर जम गया होता है। वो कहता है तो तुम यहाँ होम में ऑलरेडी आ गए हो और अब तुम कोई हेल्प करना चाहते हो। वो छोटा वाला बच्चा भी उसे देखता है और फिर वो डरता है और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ ले कहता है तो तुम रेडी हो अपनी जॉब खोने के लिए। एक किलर ट्यूटर तुम्हारे जैसा उसके यहाँ इस घर में कोई जगह नहीं है। वो उसे बाहर फेंक देता है। वो कहता है तो निकलो यहाँ से और अपने आप को मेरे पास दोबारा कभी मत दिखाना। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहां से भाग के चले जाता है। ऐसा सोचती है इसने सब कुछ ऐसे फरोज कर दिया, चाहे वो उसका अलाइस हो या एनिमी। ये कितने टेरिफाइंग ड्यूक है। फिर दिखाया जाता है उसके पास आके उससे ग्रीट करता, कहता है थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। वो कहती है आपका मतलब क्या है। वो कहता है तो हमें बात करने की जरूरत है, लेकिन पहले हमें फॉर्मेलिटीज निभा लेनी चाहिए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो एल्सा होती है वो वेडिंग ड्रेस में होती है और उसकी शादी हो रही होती है। फिर वो कहते हैं तो उसका मतलब शादी था, कंसाइडरिंग ये ग्रैंड ड्यूक रिटर्न आया है इतने दिनों बाद, तो अब हम मेरे लिए एक दूसरे से बहुत बिजी रह गए और अभी तक इन दी एंड वो मुझसे अब शादी करना चाहता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट फिर वो अंदर जाते हुए कहते हैं आज के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन पोलर नाइट है। और फिर हमें बताया जाता है फॉर एम्पायर एंड ग्रैंड डचेस जो वर्शिप करते हैं सन की, जो पोलर नाइट है उसे कंसाइडर करा जाता है एक ऐसा सिंबल निराशा का, और इसे हमें वीक करना होगा क्योंकि अगर हमने इसे वीक नहीं करा तो ये पावर ऑफ सन गॉड को वीक करता जाएगा। लेकिन हमने ग्रैंड डचेस ने कहा है जो पोलर नाइट लास्ट 4 मंथ हुआ था, तो उस दिन
जब मेरी जन्म हुआ और मेरी मदर बनी, वो अब तक का पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ा पोलर नाइट था कैपिटल में। फिर वो अंदर अपनी वेडिंग के लिए जाती है चर्च में, अंदर वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक होता है। फिर कोई कहता है ब्राइड एंटर कर दिया, हम देखते हैं वो वहीं पे फिसल के गिर जाती है और वो उसे देखती है और फिर खड़े होती है और फिर कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे देखेगा एक ग्रेट मैन जिसका मैजिक एकदम अमेजिंग है आफ्टर ऑल। तो हाउएवर मैं अभी क्वाइट अंडरस्टैंड नहीं रह सकती, इसका मतलब मुझे अपनी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वो उसकी तरफ ना हाथ बढ़ाता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ते कहते इसका हाथ बहुत बड़ा है और ये मुझे डरा रहा है। और फिर वो लोग एकदम वहाँ डांस करने लगते हैं और फिर वहाँ फादर ही कहता है एशबल रॉय द ग्रूम, तो तुम अपनी बीमारी और अपनी क्या कहते हैं हेल्थ को, तो तुम कसम खाते हो तुम ब्राइड के साथ हमेशा रहोगे, एल्सा सोरेनबर्ग के साथ। वो कहता है हाँ मैं कसम खाता हूँ द ब्लू ऑफ सन की। फिर वो कहता है एल्सा सोरेनबर्ग द ब्राइड, क्या तुम अपनी बीमारी और अपनी तबीयत की कसम खाती हो कि तुम हमेशा ग्रूम एशबल रॉयल के साथ रहोगी। वो कहती है हाँ मैं कसम खाती हूँ शाइनिंग सन की, मैं हमेशा हिज हाइनेस की सेवा में हमेशा रहूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी शादी हो गई। तो कहते तो अब मुझे देखने दो कि ग्रैंड शो जो मैजिक है वो एकदम कम्प्लीटली हम भूल गए पोलर नाइट के बारे में। जो कहते हैं तो हमें क्लियरली सब कुछ बात करने की जरूरत है, हमें कोई प्लान की कोई जरूरत नहीं है प्रेजेंट करने की और फ्यूचर में। फिर वो सो जाती तो मुझे इन्हें बताना चाहिए कि प्रेजेंट में मेरा हस्बैंड उसकी मेरे वेडिंग नाइट के बारे में, तो मुझे सब कुछ पता है तो मैं ये सब मैनेज कर ही लूँगी। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ तो अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाएगा ग्रैंड ड्यूक होता कहता है क्या तुम ही क्या कर रही हो। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर शुरुआत में देखते हैं एल्सा और ग्रैंड ड्यूक दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ग्रैंड ड्यूक कहता है तुम क्या करना चाहती हो। एल्सा दिखाई जाती है वो खुद हैरान होती है, उन दोनों के बीच एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। वो उसे देख एकदम ब्लश करने लगती है। इतने में हमें दिखाया जाता है फिर कुछ टाइम पहले का सीन जहाँ पे जो एल्सा होती है वो बेड पे बैठी होती है। ग्रैंड ड्यूक अंदर आता है, वो भी अंदर आराम से बैठी होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो अपनी मट्टी बेचती है और कहती है थैंक यू आपको बहुत बहुत वेरी थैंक यू। वो उसे देखता है और कहता है मैं सच में कोई नहीं करा तो मैं थैंक्स करने की कोई नीड नहीं है। वो उसे देखती है और वो कहता है मैंने तुमसे शादी इसलिए करी क्योंकि मुझे मजिस्ट्री ने ऑर्डर दिया था एज योर हस्बैंड, और मैं तुम्हारी पोजीशन जो वाइफ की मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की, और मैं इंश्योर करूँगा कि तुम्हें इस मैंसन में कोई दिक्कत ना हो। वो कहते थैंक्स यू। फिर वो कहते तो ये एक जेंटलमैन है। वो उसके बारे में कुछ और ही समझ रही होती है पहले कि वो लोगों को मारता है, पर ये तो एक जेंटलमैन निकल गया। फिर वो कहता है हाँ मेरा ये मोमेंट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अभी के लिए कोई चिल्ड्रन बनने का, ठीक है। वो उसे देखती है और फिर हंसते हुए कहती है हाँ मैं एग्री करती हूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारे टाइटल के जो इनहेरिटेंट है वो ह्यूज और विल्बर्ट है ना। वो कहता है हाँ खाली ये रीजन नहीं है। कहते तो क्या। वो कहता है तुम मुझसे किस तरह का अफेक्शन या प्यार की कोई उम्मीद मत करना। वो उसे देखती है और एकदम फिर डर जाती है और फिर उसे देखता है उसे फिर इग्नोर मार चले और कहता है आई एम सॉरी। फिर वहाँ से जा रहा होता है वो उसे देखते हैं और कहते तो एक न्यूली वेड हस्बैंड उसने अपनी शादी सेरेमनी में ये कह दिया तो इस रीजन के अलावा अब मुझे और क्या ही चीज़ बुरी लगेगी। वो कहते तो फिर इतने में वो कहते प्लीज़ रुकिए आप। वो रुकता है और कहता है तो तुम्हें और कुछ भी बात करनी है कुछ कहना है। वो उसके पास आता है, वो आगे जाए खड़े होती है। वो कहते तो आप भी उन दो बच्चों के बारे में सेम फीलिंग्स रखते हैं। वो उसे देखता है और फिर वो कहते तो अगर इसी तरह आपका उन बच्चों के साथ एटीट्यूड रहा और कोल्ड तो जैसे आप मेरे साथ है तो ये बहुत खराब होगा। वो कहता है मैं अपनी ड्यूटी एक फादर के तौर पर फुलफिल कर रहा हूँ। वो कहते हैं तो आपका मतलब क्या है। आपने इनकम्पेटेंट ट्यूटर को रखा एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे अभी ढंग से बात करनी भी नहीं आती। वो कहते वो ट्यूटर फिर वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचता। वो कहते तो अब आपके इंटेंशन ऐसे मैं जज तो नहीं करूँगी, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, पर आपका जो पेरेंटिंग मेथड है योर हाइनेस वो उन बच्चों के लिए है ही नहीं। उन्हें ना ही एडल्ट ना ही दोस्त मिले रिलायबल। मैं उन बच्चों के लिए बहुत बैडली फील करती हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें चिल्ड्रन फैसिलिटी या ऑर्फनेज में भेजिए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि उन्हें कभी अकेलापन ना हो और आप अपनी फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभा पा रहे
वो कहती है अगर नहीं तो मैं उन बच्चों को रेस करूँगी, ये इंपॉर्टेंट थिंग होगी मेरे लिए फिजिकली एंड ब्रिंगिंग। वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में तो रहेगी, प्रॉपर एजुकेशन एक साथ। वो उसे देखता है और फिर वो कहते हैं इवन बिना किसी प्यार के मैं स्टिल एक ग्रेट डचेस तो रहूँगी। फिर वो देखती है और फिर उससे आगे आगे आके कहती है तो अगर आप ऐसे अपना प्यार शो करना चाहते हो उन बच्चों से तो प्लीज़ उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है, वो उसके आगे अपना हाथ रख लेता है और फिर वो उसे पकड़ता है। वो कहता है वेट, इतने में वो उसे पलंग में धक्का दी जाती है। वो दोनों बेड में गिर कहते मैं आपको हर चीज़ दूंगी जो आपको वंडरफुल एनवायरनमेंट चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, वो दोनों जब वो तो कहते ये सब खत्म हो गया मैं, फिर हमें दिखाया जाए ग्रैंडी को कहता है तो मैंने ये कर ही दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, पीछे से कोई आता है, फिर दोनों दोनों भाई आते हैं। वो देखते हैं यहाँ क्या हो रहे, वो कहते क्या आप दोनों क्या कर रहे हो। वो कहते हैं क्या, वो अपने बटन बंद कर के हम तो खाली हम तो खाली। फिर कहते हैं जगह वो दोनों बच्चे को सॉरी समझ रहे होते हैं। वो दोनों उन्हें देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है। वो कहता है ओ, फिर वो आगे भागते हुए आता है। फिर एल्सा दिखाई जाती है, वो कहता है तो आज हम साथ में सोते हैं। एल्सा इसमें एकदम हैरान हो जाती है, वो कहता है साथ में। वो कहती है तो मुझे जहाँ तक रिमेम्बर है ये ये मेरे को ऐसे भी देख रहे हैं। फिर वो एल्सा को हाथ पकड़ते कि हाँ मिस एल्सा बहुत हार्ड वर्क करती है आज के दिन, तो और वो हमेशा हमारे साथ ही सोती है। फिर वो ब्लश करता है और ह्यूज की तरफ कहता है और कहता है ह्यूज। फिर वो ह्यूज की तरफ देखता है और ह्यूज भी उसका इशारा समझ जाता है और भागते हुए आके एल्सा को पकड़ लेता है। कहता है हाँ। एल्सा भी देख बहुत सारे कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब क्या है। ग्रैंड ड्यूक उसे देखता है और फिर जो उसका बड़ा भाई होता है वो दूर जाते कहता है पुअर ह्यूज। वो रोता है अगर वो एल्सा के साथ ना सोए तो, और डेफिनेटली उसके बिना वो कभी सो ही नहीं पाता। फिर हमें ह्यूज दिख जाता है जो कि रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। एल्सा कहती है टीयर्स, तो ये एक्टिंग में अपने रोल को बहुत अडेप्ट कर चुका है। फिर यू आ गया तो कहता तो प्लीज योर हाइनेस प्लीज आप एल्सा को मत निकालिए प्लीज ह्यूज के लिए। ह्यूज भी उसे एकदम क्यूट बन के देखता है। फिर एल्सा कहते हैं ओ तो ये लोग सोच रहे कि हम यहाँ लड़ाई कर रहे थे, वो ग्रैंड ड्यूक मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं। वो कहता है तो मैं एडमिट करता हूँ एल्सा थोड़ी आलसी है लेकिन वो उन्होंने आज तक हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। फिर वो एल्सा को देखता है, एल्सा भी उसे देखती है और फिर हमें ग्रैंड ड्यूक दिखाया जाता है जो हैरान हो सकता कहता है तो तुम 1 महीने के अंदर ही इनके साथ कुछ ज्यादा क्लोज हो गई हो। वो कहते तो इन बच्चों के हिसाब से इनके इनके इमोशन बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। वो कहते तो ये सच है। वो कहता लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और कहता है, फिर वो कहते तो ये रियली क्या मुझे यहाँ से निकालने की सोच रहे हो। कहता फाइन, तो आज हम साथ में सोएंगे चारों के चारों। वो तीनों तीनों नींद दो, एक बड़ा वाला और ऐसा। वो ये सुन के हैरान हो जाते हैं। जो ह्यूज होता है वो तो खुश हो रहा होता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो एल्सा होती है वो कहती है मेरे हिसाब से उसने ये कहा कि आज हम चारों के चारों साथ में सोते हैं, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया। वहां पे वो कहता है क्या साथ में सोएगी, वो भी आपके और हिजी के साथ। फिर वो हिचकाने लगता है और एल्सा को देखता है, उनके पीछे एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही थी। हाँ एग्जैक्टली। फिर ऐसे कहते तो मैंने कुछ गलत नहीं सुना था। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते तो मेरे कोई आइडिया नहीं है ये क्या सोच रहे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऐसे होते तो ये इसने अभी अपने मुझे प्यार देने के लिए नहीं कहा, पर ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आज हम साथ में सोए। तो ये एक ड्यूक की डॉटर जिसे यहाँ पे एम्परर ने ऑर्डर भेजा है, मुझे नहीं पता इसके इंटेंशन क्या है लेकिन मैं इसे बच्चों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। तो कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है साथ में सोने में। वो फिर देखती है और कहती है ये तो बहुत ऑकवर्ड होगा। फिर वो ह्यूजी की तरफ देखती है और कहती है ऑल टॉट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री करती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उसने ह्यूजी को गोदी में ले लिया होता है। तो क्या तुम एग्री हो हमारे साथ सोने के लिए साथ में। ह्यूजी से एकदम प्यार से देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग साथ में सो रहे होते हैं, दोनों भाई सो गए होते हैं। वो कहते हैं उन्हें देखते हैं तो ये जरूर आज को ज्यादा थक गए थे तो इसलिए आज जल्दी सो गए ये बच्चे, आफ्टर ऑल ये बच्चे ही है। फिर हमें ग्रैंड ड्यूक दिखा जाता है वो उसे देख रहा होता है। ऐसे कहते हैं लेकिन लेकिन मॉम तो अपने बच्चों ऐसा दोगी, ये तो एक कस्टम है। लेकिन ये मुझे ऐसे देख क्यों रहा है। जो एल्सा होती है एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन में एकदम लेटी हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है फिर जो बड़ा भाई होता है वो कुछ कहना चाह रहा होता है, एल्सा उसे देखती है, उठ के देखती है। वो कहते प्लीज आप उसे बाहर मत भेजिए।
फिर ये दोनों वो ये से सुन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं तो ये सपने में भी मेरे बारे में फिक्र कर रहे हैं। वो कहते तो तुम्हारे तुमने वेलवेट का अटेंशन को ज़्यादा ही दी थी। फिर हम देखते हैं एल्सा उसे देखते हैं और कहते हैं वेलवेट तुम्हें पता है कितना कितना हार्ड है उसके साथ रहना, कि मैं पता भी है। वो कहते हैं वो डेस्परेटली अपने आप को ट्रबल में डाल के क्रोक करना चाह रहा है, लेकिन वेलवेट अब भी एक बच्चा है और तुम्हें अपने वर्ड एकदम केयरफुली उसके सामने यूज करने चाहिए जिससे उसे कभी दर्द हर्ट ना हो। वो कहती है तुम क्या तुम सच में सजेस्ट कर रही हो कि मुझे मुझे वेलवेट की कोई दिक्कत नहीं है। वो उसे देखती है और कहती है ये इतना ओल्डर नहीं कि वो बच्चे वो अपने आप को इतनी एंजाइटी में डाल रहे इतना एक्सपीरियंस करके। वो उसे देखता है और उसे देख के सो जाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। वो सोचे थे तो ये ठंडी आके हिज हाइनेस उन्होंने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी करी। उन्होंने हिज मिनिस्ट्री के एम्परर के उससे शादी करी मैरिज। ये खाली एक डिफरेंट चीज़ है अब। फिर हमें ग्रैंड ड्यूक दिखाया जाता है जो पलिसाइड करके कुछ सोच रहा होता है। वो याद करता है जो एम्परर होता है उसने कहा होता है तो मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर वर्क डिसाइड कर लिया है। हमें एम्परर दिखाया जाए जिसका नाम एडलर होता है, रूलर ऑफ ली स्ट्रैनरी एम्पायर। वो कहता है तो तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तुम्हें कहाँ सेलिब्रेट करना है, तो क्या इरादा है नेबरहुड बॉर्डर। वो कहता सारी मैंने इसके बारे में सोचा, मैं आफ्टर एक्सपीडिशन अपने टेरिटरी में स्पेंड करना चाहता। वो उसकी तरफ अपना ग्लास भीगता और कहता तो तुम एम्परर के ऑर्डर को ओबे कर रहे हो। वो कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर हम करंट में आते हैं। वो ये सब सोच सो गया होता है और फिर अपने बगल में देखता है जहाँ पे ऐसा सो रही होती है और फिर उसके गले पे अपना हाथ रख देता है और गला दबाने चाह रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है एल्सा का जो मुंह होता है वो लाल हो गया। तो वो कहता है तो तुम अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा और प्रेस लगाया तो तुम्हारी गर्दन इजीली ब्रेक हो जाएगी। फिर वो उन बच्चों को देखता हाथ हटा लेता है और फिर कहता है अगर तुम्हें एम्पर के द्वारा भेजा हुआ तुम्हें स्पाई हो तो तुम इजीली बच्चों के ट्रस्ट तो जीत लोगी, लेकिन मैं एक बैड फादर हूँ इसलिए तुम अब तक यहाँ पे हो और एक ग्रैंड ड्यूक भी हूँ मैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है तो मैं अब क्या करूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई और उसकी जो भाभी होती है कहते हैं ब्रदर। वहाँ पे दिखाया जाता है वो अपने मदर के साथ होता है वेलवर्ट। वो कहता है रोल्फ। हमें दिखाया जाता है वो हैप्पी फैमिली होते हैं। फिर हम करंट में आते हैं जहाँ पे ऐसा होती है उसकी आँख खुलती कहती तो ऑलरेडी मॉर्निंग हो गई है। ये ऐसा फील लग रहा है कि मैं पूरी नाइट सोई नहीं हूँ। फिर नीचे उतर के वो कहीं जा रही होती है। फिर उसे एकदम छींक आती है अच्छू। वो कहते कोल्ड, मुझे ऐसी वॉक करते हुए कोल्ड हो गया। फिर कोई उसका नाम सुलाते हैं एल्सा। वो कहती क्या हो रहा है, क्या ये कोई इतना क्वाइट नॉर्मली है क्या। मेरे उठते ही उन्होंने चिंता करनी चालू कर दी कल के बारे में, तो मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर वो गेट खोल के एकदम भागते हुए जाती है। पीछे से जो ग्रैंड डिक होता है वो कहता है वेट मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। वो जो वेलवेट होता है वो हाथी ऐसा चिपक जाता है और दिखाया जाता है उसके सर पे चोट लगी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वेलवेट के सर पे मिट्टी वो लगाते हैं पट्टी। ग्रैंड ड्यूक कहता है गुड मॉर्निंग मिस। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो ड्यूक होता है कहता है गुड मॉर्निंग मिस। जो बड़ा लड़का होता है वो उन दोनों को देखता है और कहता है मिस, इसका मतलब ड्यूक उसे देखता है और फिर क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, एल्सा की तरफ अपनी मंडी करके कहते हैं थैंक यू हमारे मेरे बच्चों को कंटिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत खुश होऊंगा और आपको मैं इस रोल से ज़्यादा ग्रेट डचेस के रोल से ज़्यादा अपने हमारे बच्चों के लिए मदर एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन वो खुश हो जाती है, उससे ज़्यादा वो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो झुकते कहती है और आई ग्रैंड ड्यूक थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहता है चलो अब मैं सीधे स्ट्रेट आता हूँ, हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे जीने के लिए। वो कहते हैं रूल्स। वो कहता है हाँ हम अब शादी है मैजेस्ट्री द एम्परर के ऑर्डर से और ये ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए ईच अदर को क्या हमें अच्छा लगता है क्या नहीं। और तुम एक दूसरे रीजन में बड़ी हुई है और इन्फ्लुएंस हुई है डिफरेंट कल्चर्स के साथ, तो हमें अपेरेंटली इस चीज़ इशू को एकदम क्लियर करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए भी। वो दोनों भी उन्हें देखते हैं और फिर वो कहता है तो ये बेटर होगा हम सब कुछ पहले ही डिस्कस कर ले। तो अब हमें पहले अपने कल्चर के कॉन्फ्लिक्ट्स को एकदम पूरा करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सके। फिर वो कहता है तो इससे तुम्हारा ट्रोइंग टेंशन पता चल जाएगा।
फिर एल्सा कहती है फाइन। वो कहे तो अब हमें डिटरमाइन करना होगा कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हैं। फिर कोई वहाँ पे पाद 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 मारता है, उनके बीच एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। बड़ा बेटा कहते नहीं ये मैं नहीं था, एल्सा कहती है हाँ ये मैं भी नहीं थी। फिर उनकी नज़र सीधा छोटे वाले हो जाती है जो बोल भी नहीं सकता, वो शर्मा रहा होता है क्योंकि उसी ने करा होता है। एल्सा फिर उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते कि ऑलराइट मैं एडमिट करती हूँ ये मैं थी, मैं मुझे भूख लग रही थी, वैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो कहता है हाँ मैं एग्री करता हूँ, ये ब्रेकफास्ट का टाइम। फिर हमें ब्रेकफास्ट दिखाया जाता है जब वो लोग खा रहे होते हैं। वो कहते हैं तो ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो हमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी होगी जो मैंने मेंशन करी थी। फिर वो बड़े लड़के को देखते जो वेजिटेबल और फिश को देख के कुछ मुंह बना रहा होता है तो भावे सोचना चाहिए। फिर वो उसे देखती है ओके तो मैं जरूर ये डिफाइन कर लूँगी कि वेलवर्ड को क्या लगता है और क्या नहीं। फिर ड्यूक कहता तो बिफोर हम रूल बनाए हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो कहती है हाँ। वो कहती है पहली पहली कंडीशन ये है कि हमें लाइफ के सराउंडिंग घूमना होगा। फिर उसे एकदम छींक आती है। वो कहते तो तुम्हें कूल हो गया है क्या, ये रेगुलर टेम्परेचर अच्छा नहीं है रूम का। वो कहते हाँ मुझे थोड़ा हो गया। फिर वो उससे देखता है बटलर आए कहता है फिर लेडी एल्सा तो अब एक इम्पेरियल कैपिटल में बड़ी हुई है जहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट हो तो ऑफ कोर्स यहाँ की जो ठंड है वो आपके लिए बहुत हाई होगी तो आपको कूल हो जाएगा। फिर उसे वो ब्लैंकेट दे देता है। वो कहते तो हमें पहले ये क्लोथेस प्रिपेयर करने चाहिए ठीक है। फिर बड़ा वाला कहते तो हम सब संग में क्यों नहीं खरीदने जाते। फिर छोटा वाला मंडी हाँ 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 मैं भी। फिर वो कहते तो योर हाइनेस तो आप डिफरेंट कल्चर में बड़ी हुई है तो ये जरूरी है आपके आपका जो क्लोथ का टेस्ट बहुत टेरिबल है तो मैं बोलूँ तो हमें संग में कपड़े खरीदने के लिए जाना चाहिए। फिर वो उसे देखती है और कहती है हर दिन ये दिन हार्ड से हार्ड होता जा रहा है, मुझे अपने कपड़े चुनने की भी यहाँ आज़ादी नहीं मिल रही। वो कहती है नो। तो वो कहती है तो तुम क्या सोचते हो कि मुझे कपड़ों को याद नहीं है, जो वो मैंने कपड़े पहने थे वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहने थे। उन्होंने जो मेरी स्टेप मदर है उन्होंने मेरे लिए एक फेमस डिजाइनर से ये डिजाइन करवाया था। ये सब सुन वो दोनों हैरान थे तो लेकिन तुम्हारा इससे मतलब क्या है। फिर वो कहता है मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो आप तक हम थोड़े रूल बनाने के बाद संग में सिटी में जाएंगे। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कपड़े की शॉप में आ गए होते हैं। फिर ओलिविया कह रहा है यार एल्सा एक कपड़ा बदल के आते तो मुझे बताओ ये कैसा लग रहा है। वहाँ पे वो बच्चे कहते हैं दोनों खुश हो जाए कि वाह। जो वो कहता है ये प्रैक्टिकली एंड ब्यूटीफुल है। वो कहते तो मुझे प्रेस कर रहे हो। वो कहता है ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रहा है, इवन जो हमारे ड्राइवर है वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सुन उसका मुंह बन जाता है। ड्यूक कहता है कंसाइडरी ये तुम्हें अच्छा लगा प्रेटी लग रहा है नॉट बैड। फिर वो कहता है तो हमें और भी कपड़े चूज करने चाहिए। वो कहते हैं फिर हमें दिखाया जाता है वो एक एक कर हर कपड़े पहन रही होती है। और फिर ड्यूक कहते तो अब अगला कौन सा। वो कहते नहीं ये इनफ है ये बहुत है। वो कहता है एल्सा मैं तुम्हें क्या कहा था कि हम सब संग में कपड़े खरीदे और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे के साथ फैमिली और दूसरे कल्चर को अपनाने की। वो कहते हैं एग्जैक्टली हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए ही आए हैं ना। फिर कपड़े देखते हुए कहती है पर यहाँ तो बहुत सारी ड्रेसेस है। फिर कहते तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट ड्रेसेस रोज पहननी होगी एक महीने में। फिर छोटा वाला बेटा आते हुए कहता है वो उसे देखती है और फिर वो एक ड्रेस की तरफ उंगली करता है। फिर वो कहते हैं यूज। उसका बड़ा वाला भी कहते हैं यूज यहाँ देखो मैंने क्या ढूंढा। वो अपने दूसरी ड्रेस बढ़ा रहा होता है। कहता है अगर ये ड्रेस पहनेगी तो ये एक ब्यूटीफुल गर्ल से एक प्रिंसेस बन जाएगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं और ड्यूक कहता तो तुम दोनों की वजह से एल्सा कुछ ट्रबलसम पोजीशन में आ गई है। वो कहते हैं हाँ। फिर दोनों उसे छोड़ देते हैं। जो ड्यूक को तो कहते तो हम पूरी दुकान ही खरीद लेते। ये सुनो वो दोनों खुश हो जाएगी और हाई ना सब ग्रेट है। वो कहते अगर हम इसमें से पिक कर ली तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इन सबको पहनूं है ना। वो कहते हैं मुझे और एक और बस नहीं सुनना जो मैंने डिसाइड कर लिया रूल नंबर 1 अगर मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करा है अपनी वाइफ के रूप में एल्सा तो तुम एक ग्रेट डचेस हो और तुम्हारी भी एक पोजीशन है जो तुम्हें संभालनी चाहिए। मैं तुम्हारे ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ पर तुम मेरी वाइफ हो ग्रैंड डचेस तो तुम्हें भी अपनी ड्यूटीज संभालनी चाहिए। वो कहता है इस वजह से अब तुम्हें पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और
मैं तो मीटिंग में होता हूँ तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों सच लो या नहीं, वो कहते तो फिर अपने मैक्सिमम एफर्ट लगाना है न्यू मास्टर ऑफ द हाउस बनने। वो कहती है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है, वो सोचता है कि ये फाइनेंसियल्स में बहुत अच्छी है, ये एकदम इनक्रेडिबल है, क्योंकि ये क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी देखती है। ऊपर से मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा कि ये एक ड्यूक की डॉटर है, लेकिन इसके इमोशन एकदम प्योर है और सिंसियर, इसे कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर वो कहता है और इसके बिहेवियर एकदम अनयूजुअल है। फिर वो उसे देखते हुए कहता है तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं। वो उसे देखता है और ब्लश करने लगता है। वो कहता है नथिंग, अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर कहता तो अब हमें हेड पीस पिक करने के चलना चाहिए। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, पर जो एल्सा होती है उसकी पूरी दुनिया अलग ही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक एक कर हर जगह से सामान खरीदते हैं और खरीद के फिर वापसी मेंशन में आ गए होते हैं। एल्सा कहती है, फिर एल्सा मेंशन में जा रही होती है और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी शॉपिंग करके मुझे पता नहीं था कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मे बी ये बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटी करने के लिए हो वजह से होगा कि मेरी कमर टूट गई। वो कहते हैं अगर मैं सोचूं तो ये बहुत थकाने वाला था, क्विकली इतनी जल्दी हो गया, पर लेकिन एटलीस्ट मैंने एक सेपरेट रूम पाने मैनेजमेंट तो कर लिया। फिर ग्रैंडी हुआ था रूल नंबर 2, एल्सा चिल्ड्रंस के साथ सोएगी अगर वो चाहे तो। और फिर हाउएवर एक वीक में हम एक मैरिज कपल के संग में एक रूम में सोएंगे अपनी रिपोर्ट और जॉइंट डिस्कस करने के लिए। वो कहते तो उसने मेरे को कहा कि एक बार हमें एक साथ सोना होगा रिपोर्ट करने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर ये ऑल राइट, ये मेरे लिए एक अच्छा दिन तो हुआ। फिर हमें कोई लेडी दिखाई जाती है, फिर वहाँ पे आते तुम लेट हो सिस्टर। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है।